अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज़ आ रही है और स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरी। मुझे अलाउ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका? होपफुली काफ़ी दिनों बाद हम लोग दोबारा जो है ज्वाइन हुए हैं। काफ़ी अच्छा सफ़र है यार हमारा। हमने ये बिल्कुल स्टार्ट तब से किया था जब कॉर्पोरेट लॉ आपको नहीं आता था, मुझे आता था। लेकिन अब ये तुम लोगों को भी आता है और मुझे भी आता है। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सर इतना मोटा ताज़ा लॉ पढ़ा दिया आपने, बता तो दें पेपर में क्या ये सब कुछ याद करके जाना है? तो यार आज हम ना बिल्कुल कंप्रेशन लगाएंगे। हम कंप्रेस करेंगे और मैं तुम्हें गाइड करूंगा कि यार पेपर में ये चीज़ लेके जाना, ये ना लेके जाना। और तुम देखोगे लॉ तो बड़ा आसान है यार, पहली अटेम्प्ट में ही पास हो जाता है, कोई मसला नहीं। एवं ही लोग तुम्हें डरा देते हैं कि लॉ जो है ना बड़ी जो है खतरनाक चीज़ है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी प्यारी चीज़ है। इसके बगैर अकाउंटेंट जो क्वालिफाई होता है वो फारग अकाउंटेंट होता है, उसकी लाइफ नहीं होती। जो अकाउंटिंग के लॉज हैं, इनकी खूबसूरती ये है कि इनको एक अकाउंटेंट से बेहतर ना तो कोई समझ सकता है और ना कोई इम्प्लीमेंट कर सकता है। इसलिए लॉ का समझ के ये ना सोच लेना कि ये वकीलों का काम है। वकीलों का काम होगा, लेकिन वो दूसरे वाले लॉज होते हैं, वो सिविल लॉज होते हैं, वो अदालतों के लॉज होते हैं। हाँ, ये जो लॉज है ना हमारी कंपनी से रिलेटेड, ये कह लो कि एक अकाउंटेंट की जान है ये। अगर तुम्हें इनकम टैक्स लॉज नहीं आते, अगर तुम्हें टैक्स लॉज नहीं आते, अगर तुम्हें कंपनी लॉज नहीं आते, तो बिल्कुल तुम वो अकाउंटेंट फिर बनोगे जो 8 से 9 काम करता है और जिसकी कोई वैल्यू नहीं, बस एक मशीन का पुर्जा है। हाँ, ये इसके ऊपर ग्रिप पैदा करो, तुम बिल्कुल एक क्वालिफाइड और इंडिपेंडेंट बंदे बनोगे। तो 2-3 लोगों का इंतजार कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ये देखो यार, मैंने कितना कुछ तुम्हें करवा दिया है और आज हम उसे कंसाइज भी करेंगे। पहले ये कोर्स आउटलाइन है पुरानी वाली मेरे पास, तो इसमें से थोड़ा सा चेंज भी हुआ है, वो भी देख लेंगे। उसने कहा डेफिनेशन वगैरह पढ़ के आना कोर्ट की, और ये वो ये जो है देख लेंगे क्या होती है। प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज मैंने तुम्हें सारी करवा दी, जिसमें जो है मेमोरेंडम ये वो सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद पोस्ट इनकॉर्पोरेशन स्टेज मैंने डिटेल में तुम्हें पढ़ाई है, और इसने तो काफ़ी लंबी जान खाई थी हमारी, तो ये भी हमने कवर कर ली थी, जिसमें मेमोरेंडम वगैरह पढ़े थे। फिर सेक्शन 42 कन्वर्जन ऑफ कंपनीज ये वो पढ़ा था। इसके बाद मैंने तुम्हें पढ़ाया था, ये देखो, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन कंपनी प्रोस्पेक्टस क्लासेस काइंड ऑफ शेयर्स, और ये तो तुम्हें काफ़ी बोरिंग भी लगा था, ये भी हमने कर लिया है। उसके बाद अलॉटमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स ये भी कर लिया था हमने, है ना, किया था ना, याद है ना? उसके बाद ये भी हिस्सा हमने किया है, प्रीमियम पे फर्दर इशू ये वो ये भी हमने कर लिया। ये देखो, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ये हमने ताज़ा ताज़ा किया, ये भी मैंने तुम्हें करवा दिया। पार्ट ही हमने यहाँ से लिया था, जनरल मीटिंग्स, और ये सारी जनरल मीटिंग में तुम्हें करवा चुका हूँ, रेजोल्यूशंस करवा चुका हूँ मैं तुम्हें। फिर मैं तुम्हें डायरेक्टर्स करवा चुका हूँ, और डायरेक्टर में कुछ सेक्शन मैंने छोड़े हुए हैं, मुझे पता है, करवाऊंगा मैं, इजी है। चीफ एग्जीक्यूटिव करवा चुका हूँ। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मैंने करवानी है, डिविडेंड मैं करवा चुका हूँ तुम्हें। उसके बाद ऑडिटर्स करवा चुका हूँ। देखो थोड़ा सा कंपनीज एक्ट रह गया, थोड़ा सा कंपनीज एक्ट रह गया, जिसमें देखो क्या क्या रह गया हमारा कंपनी एक्ट में।
लेकिन आज क्या रह गया, उसके जाने के पहले, उस तरफ जाने से पहले तुम्हारी जो टेंशन है ना, मैंने ये खत्म करनी है कि तुमने क्या लेके जाना है आगे। अच्छा देखो, सिर्फ ये रह गया मॉर्गेज एंड चार्जेस, ये आज हम स्टार्ट करेंगे, मॉर्गेज और चार्ज। उसके बाद रजिस्टर, मेंबर्स का रजिस्टर, ये रह गया, एक दिन का ये टॉपिक होगा। उसके बाद एनुअल रिटर्न होगा तीसरा दिन। फिर ये डायरेक्टर्स में से, नहीं ये बाद में आऊँगा मैं। फिर ये इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स रह गए, इसमें भी कुछ कुछ प्रोविजंस मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, जैसे रिलेटेड पार्टी ये वो, तो ये रह गया। इसके बाद क्या रह गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रह गई, श्रेया कंप्लाइंट्स रह गया, इन्वेस्टिगेशन रह गई, प्रोसिक्यूशन रह गई। देखा, सिक्योरिटीज एक्ट पढ़ा है, और सिंगल मेंबर कंपनी तो अब मौजूद नहीं है कहते, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। लिस्टेड कंपनी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा दिया। ठीक है, इतना कुछ मैंने तुम्हें पढ़ा दिया यार, पता नहीं तुम कहाँ पे थे। और इसमें से तो ये देखो, बाईबैक की रेगुलेशन कर ली, इशुएंस की रेगुलेशन कर ली, और हमने क्या किया था, हाँ ये दो रेगुलेशन की थी। अब हम चलते हैं कि हमें क्या चीज़ लेनी है और क्या चीज़ छोड़नी है। चलो पहले दिन की बात करते हैं। जो जो मैं तुम्हें बताऊंगा ना बच्चों, उसको ध्यान से सुनना, अपने पास नोट कर लेना। मेरा एनालिसिस होता है पास्ट पेपर्स के ऊपर, क्योंकि मैंने एनालाइज किया होता है कि पीछे क्या आ चुका है, और उसी बेस पे फिर मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्या आने वाला है। हाँ, जब से ये ऑनलाइन के पेपर हो रहे हैं, एक तो काम बहुत इजी हो गया है। अब तुम में अंडरस्टैंड, यानी कि इसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा है, और रट्टा कम लगाना है, कम रट्टा लगाना है, अंडरस्टैंड ज़्यादा करना है तुमने। तो पहली बात, जब ये तुम्हारा एग्ज़ाम होगा ना यार, तो तुमने ना एमसीक्यू कोई भी गलत नहीं लगाना। इंशाल्लाह तुम मुझे सुन रहे हो ना, तो सुनने से ही तुम्हारे वो 60 नंबर क्लियर हो जाएंगे। अगर तुम वहीं पे 60 नंबर ले लेते हो, और ऐसा बच्चा वो बोलता है सर जी 60 नंबर जो है ना वो लेने से बात नहीं बनती, बनेगी बात। यहाँ पे कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपने पास 60 में से 40 यहाँ से लेने हैं और 20 नंबर वहाँ से लेने हैं, या 10 नंबर वहाँ से लेने हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपके एमसीक्यूज 60 क्लियर हो जाते हैं, तो ये एग्ज़ाम अच्छी तरह पास हो जाएगा। तो पहला तो फोकस ये रखो, तुमने अच्छी तरह सुनना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, ताकि तुम्हारे एमसीक्यूज वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। फिर मैंने तुम्हें कहा था कि यार जो बाकी गेम है ना 40 नंबर की, वो तुम्हें समझाता हूँ वो कहाँ से आएगा। देखो ये कंसेप्ट अच्छे हैं, ये डेफिनेशंस हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, जब तुम पढ़ने बैठोगे ना तो इनको एक नज़र देख लेना, लेकिन कभी इनमें से पेपर नहीं आया जो ऑनलाइन का है। हाँ, अगर ये मैनुअल पेपर होता है ना तो कोई एक आधी डेफिनेशन पूछ लेता है, ऑनलाइन में आजकल यहाँ से डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, तो इनको एक नज़र देख लेना। उसके बाद ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर एज अ कंपनी, ये जो एक्सेप्शन है ना यार, इनको ना दो एक्सेप्शन को, बल्कि तीन कर लो, तीन एक्सेप्शन को ना तुमने रट्टा लगा लेना है, सिर्फ बस तीन एक्सेप्शन जो है ना, इनको तुमने ना रट्टा लगा लेना है, ताकि अगर उसने ऑनलाइन में पूछ लिया ना, दो तो हमें याद होंगी, 4 नंबर का क्वेश्चन होगा ना, दो तो फट करके लिख लेंगे। जैसे मुझे ये पता है, ये मैं लिख लूंगा, मेरा नंबर नहीं कटेगा, कुछ चीज छोड़ के ना आना, वहां पे लिख के आना, बता के आना, हाँ हमने पढ़ी है, तो 2 नंबर तो हो जाएंगे। बाकी ये सारा अंडरस्टैंड करना है तुमने। ठीक है, तीन एक्सेप्शन याद कर लेना कोई से, लेकिन लिखनी अच्छी है यार, ये ना हो कि बस तुम इंग्लिश लिख रहे हो और बस अंग्रेज ही आके बताए कि इसने लिखा क्या है, और पाकिस्तानी कोई पढ़ ही ना सके कि इसने क्या लिखा है। फिर इसमें से कुछ भी नहीं देखा। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट तो तुम्हें पता है क्या होता है, ये तो वैसे ही एक कहानी थी। मीटिंग में से तुमने क्या करना है, अब ज़रा गौर से सुनना।
मीटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और रहेगा। जब मैनुअल की बात करें तो एग्जामिनर ने कभी भी कोई ऐसा पेपर नहीं बनाया जिससे उसने मीटिंग में कुछ ना कुछ ना लिया हो। और मैं तो हमेशा फोकस रखता हूँ, कंपनी एक्ट करवाने से पहले बच्चे को समझा देता हूँ मीटिंग क्या है, क्योंकि पूरे एक्ट में बातें हो रही होती हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन ये वो, तो जब तक इसको ना समझा जाए तो बाकी बातें हजम नहीं होती। फिर स्टैट्यूटरी मीटिंग और उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग, इसको सिर्फ तुमने एक नज़र देखना है। यहां से कभी भी पेपर नहीं आया, पेपर आता है तो छोटा सा आता है, हल्का सा कंसेप्ट पूछता है, क्योंकि बच्चे जो उसको पता है, बच्चों ने जान मार देनी है एनुअल जनरल मीटिंग पे, स्टैट्यूटरी मीटिंग पे। हाँ, जहां पे बच्चा थकता है ना, वहां पे उसकी आंख खुलती है। किसकी? बोला आईसीएमए की। अच्छा, एनुअल जनरल मीटिंग में से ना एक पॉइंट उठा लेना कि वीडियो लिंक फैसिलिटी किसको प्रोवाइड की जाती है। वीडियो लिंक फैसिलिटी किसको प्रोवाइड की जाती है, इस पॉइंट को तुमने ना अपनी लैंग्वेज में लाजमी याद रखना है। देखो, कुछ भी नहीं उठाया यहाँ से, सिर्फ ये चीज़ उठाई, क्योंकि बाकी अगर यार वो मुझसे पूछेगा ना, मुझे पता है, अल्लाह का शुक्र है, मैंने तुम्हारी इतनी ट्रेनिंग की है कि तुम अपनी ज़ुबान से लिख के आ जाओ। ज़ुबान से नहीं यार, हाथ से लिख के आना है, लेकिन तुम्हें आता होगा, मुझे पता है इंशाल्लाह। मैसेज तो करो, यही ना हो मुझे पता हो तुम्हें ना पता हो। मैसेज तो कर दो। आवाज आ रही है? तो एजीएम के टॉपिक में से ना तुमने सिर्फ यार, बाकी तो कंसेप्ट हमें आता है, बिल्कुल आता है, लिखवाएगा लिख भी लेंगे, कोई मसला नहीं। हाँ, जो मुझे ज्यादा चांसेस, जिसका खतरा है ना, वो वीडियो लिंक फैसिलिटी है। तुमने वीडियो लिंक फैसिलिटी के को ना अच्छी तरह पढ़ लेना, बाकी को एक नज़र पढ़ लेना। या तो सबको पता है एजीएम कब करवानी है, विद इन 16 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड देयर आफ्टर वंस इन अ ईयर, आफ्टर द विद इन 4 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, हमें पता है। लेकिन वहीं पे अपना सर नहीं कपाते जाना। तुमने इस एरिया में से सिर्फ लेना है वीडियो लिंक फैसिलिटी, बाकी सब को छोड़ दो। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये तो आईसीएमए के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पड़ा हुआ है, और मेरे बच्चों ने इसको अटेम्प्ट भी किया है। क्योंकि यार मेरी आदत है, जब भी बच्चे का पेपर होता है ना, तो जब पेपर खत्म होता है ना, मैं पहुंच जाता हूँ वहां पे, फौरन से पूछता हूँ क्या क्या आया था। वो फिर अगले आने वाले बच्चों के लिए ना वो एक रास्ता बन जाता है। तो भाई ये तो पक्की बात है, आईसीएमए के जो क्वेश्चन बैंक है ना, उसमें ये बात पड़ी हुई है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, बच्चे ने लिखा भी है और उसको नंबर भी मिले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पास भी हुआ है। जैसा कि मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि बच्चे आके यहाँ पे थकते हैं, यहाँ से वो जागेगा, तो वाकई वो जाग गया। उसने ये पूछा हुआ है क्वेश्चन कि जी ईओजीएम कौन कौन करवाता है, तो भाई ये उसका जवाब है, खूबसूरत सा, तुमने यही लिख के आना है, तैयार हो जाओ। और मैंने कहा ये आई कैप आईसीएमए के क्वेश्चन बैंक में ये पड़ा हुआ है, मौजूद है, अभी भी जिंदा है। हो सकता है तुम बैठो और तुम्हारे सामने यही वो क्वेश्चन दे दे। क्योंकि जब मैं कहता हूँ, जब एक ऑर्गेनाइजेशन पैसा लगवा के क्वेश्चन बना लेती है ना ऐसा ऑनलाइन डाटा, फिर वो बार बार पैसे नहीं लगवाती। तो ये बच्चों पेपर में आएगा इंशाल्लाह, तुम्हें इंशाल्लाह पक्का आएगा, किसी को तो आएगा, क्योंकि ये डेटा में पड़ा हुआ है। उसके बाद ये देख लेना एक नज़र बस, कि अगर बोर्ड ने ईओजीएम नहीं ना करवाई तो कौन करवाएगा और पैसे कौन देगा। क्योंकि देखो, पूरे एजीएम में मैंने कुछ नहीं कहा यार तुम ये याद करो वो याद करो, जिसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ उसकी जान ना छोड़ना। यानी कि ईओजीएम को तुम ना इम्पोर्टेंट मार्क ही कर लो, क्योंकि ये आईसीएमए तुमसे लाजमी पूछेगा। एजीएम के ऊपर उसको पता है, बच्चों ने ना सर खपाया होता है,
स्टैट्यूटरी मीटिंग के ऊपर भी बच्चों ने और टीचर ने सर खपाया होता है। हाँ, ये वो एरिया है जहां आके दोनों सो जाते हैं। तो तुमने इसको अच्छी तरह करना है। उसके बाद ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होते हैं, कोई से 3 बिजनेस याद कर लेना। कोई से तीन बिजनेस, वो तो यार तुम्हें वैसे ही याद हो गए हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया इतना है कि हमने मीटिंग के बाद मैंने कहा था बच्चों ये देखो हम पढ़ने लगे हैं ऑडिटर्स, ये हमारा ऑर्डिनरी बिजनेस है। फिर मैंने तुम्हें कहा था हम पढ़ने लगे हैं डिविडेंड, ये हमारा ऑर्डिनरी बिजनेस है। इसलिए मैंने पढ़ा आगे, मैंने एक सीक्वेंस बनाया था ना, मैंने यहीं से आगे छलांगे लगवाई थी तुम्हारी। तो यार ये जो है ना 3 बिजनेस तुम्हें आने चाहिए। हो सकता है तुम्हें पूछे कि यार तुम ये बताओ कि ये जो है ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है, तो तुम लिख सकते हो। सर कहीं पेपर बनाने वाले हमारी बातें तो यार सुन ले बातें, फिर क्या हो गया, पेपर तो आएगा यहीं से, इससे बाहर तो नहीं ना बनाएगा। अगर कोई और चीज यूज करेगा हम लिख सकते हैं यार, कोई मसला नहीं। हमें अल्लाह का शुक्र है, अब इतना यकीन है कि हमारी इतनी ट्रेनिंग हो गई है। सुन ले बातें हमारी, हम दे के आएंगे जवाब। अच्छा जी। उसके बाद ऑर्डिनरी बिजनेस सिर्फ 3, और वो 3 क्या होंगे तुम्हें पहले पता है। नोटिस मैंने इतनी बार दिखाया, नोटिस ही तुम्हें याद होगा, तो ऑर्डिनरी बिजनेस माइंड में रखना। स्पेशल बिजनेस क्या होता है, इसके बारे में नो हो होनी चाहिए कि जब भी एक स्पेशल बिजनेस यूज होता है ना, तो उसके साथ स्टेटमेंट लगनी है। उस स्टेटमेंट के ऊपर सारे मटेरियल फैक्ट्स बताने हैं। उसमें ये बताना है कि डायरेक्टर का इंटरेस्ट तो नहीं, बस इतनी सी बात कर दोगे यार तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। ये तो बात मुझे अभी भी याद हो गई कि जहाँ पे एक कंपनी स्पेशल बिजनेस यूज, यार कोई चीज़ छोड़ के ना आना पेपर में। हाँ, कोई चीज़ गलत ना लिख के आना, ये मैं डबल कहता हूँ। कोई चीज़ छोड़ के ना आना और कोई चीज़ गलत ना करके आना। हाँ, अगर तुम्हें नहीं ना आती तो तुम्हारे दिमाग में ये ना हो कि मैं छोड़ना ही नहीं इसको, वो फिर पेपर वाला तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कोई गलत चीज़ ना लिख के आना। हाँ, मैंने कहा छोड़ के ना आने का मतलब ही यार मैंने तुम्हें इतना टीच किया है, इतना कोच किया है कि तुम्हें तुम्हारे माइंड में उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी। और पेपर भी यार हमारा सुकून का पेपर है, ठंडा पेपर है, तसल्ली से तुम जवाब दे सकते हो, और एग्जैक्ट जवाब देता है बच्चा, क्योंकि मुझे अपने बच्चे पे यकीन है। अच्छा, तो यार स्पेशल बिजनेस आ जाए, तुम्हें लिखना आना चाहिए स्पेशल बिजनेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमें पता है जी जनरल मीटिंग में स्पेशल बिजनेस डिस्कस होता है। जब भी स्पेशल बिजनेस डिस्कस करना है तो आपने उसके सारे मटेरियल फैक्ट्स बताने हैं। फिर इस स्पेशल बिजनेस में बताना है डायरेक्टर का इंटरेस्ट तो नहीं। क्या बात है यार, हो गया ये भी। तुमने नोटिस अब याद नहीं करना, क्योंकि आईसीएमए का जब पेपर मैनुअल नहीं ना रहा तो सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस भी निकल गई हैं। तो नोटिस जो है इसको याद ना करना, फिर भी एक नज़र देख लेना यार बनता कैसे है। हो सकता है उसने मेरी बात सुन ली है। हो सकता है उसने मेरी बात सुन ली है और तुम्हें कह दे कि बनाओ बैठ के नोटिस, 10 नंबर मिलेंगे तुम्हें। तो कोई मसला नहीं, हम नोटिस भी बना लेंगे, क्योंकि मीटिंग के चैप्टर में मैंने तुम्हें नोटिस बनाना जो है ना, नोटिस सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस के ऊपर मैंने अपना फोकस रखा हुआ था कि यार तुम मुझसे पढ़ो, और तुम मुझसे इस काबिलियत का पढ़ो कि तुम ये नोटिस भी बना सको। तो फॉर्मेट को एक नज़र देख लेना, आ गया तो बना लेंगे। क्या लिखना है नोटिस में, यही लिखना है ना कि मीटिंग कहाँ पे होनी है, कैसे होनी है, कब होनी है। और ऑर्डिनरी बिजनेस तो मैंने पहले ही तुम्हें 3 याद करवा दिए हैं। अगर आ भी गया तो हम बना लेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। लेकिन मैंने कहा ये नहीं आ रहा। उसके बाद सर्विस ऑफ नोटिस नहीं आ रहा।
कि नोटिस कैसे पहुंचाना है। पहली स्लाइड खत्म होगी। देखा इसमें से हमने क्या चूज किया, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा। कंक्लूजन हो गई इसकी। अब हम आगे चलते हैं। किधर गई स्लाइड? उसके बाद मैंने बताया था, चलो ये भी खत्म हो गई। ये देखते हैं। हाँ, उसके बाद भाई प्रॉक्सी को समराइज करना है तुमने, छोटे छोटे पॉइंट लिखने हैं, छोटे छोटे पॉइंट। ये तो बड़े आसान और सूखे पॉइंट है। छोटे छोटे पॉइंट लिखना तुम कि प्रॉक्सी कैसे पॉइंट होता है। अच्छा, प्रॉक्सी जो है इसको एक बार पढ़ोगे ना ये वैसे ही याद हो जाना है। छोटे छोटे पॉइंट लिखने पर इसको कैरी नहीं करना तुमने। छोटे पॉइंट लिखने का मतलब, समराइज लिखने का मतलब कि अगर ये अल्लाह ना करे आ गया तो मैंने छोटे पॉइंट लिखे हैं ना, मैं इसके बड़े पॉइंट्स लिख सकता हूँ कि प्रॉक्सी कौन होता है, अपॉइंट कौन करेगा, उसके बाद प्रॉक्सी का इंस्ट्रूमेंट साइन कौन करेगा, उसके बाद प्रॉक्सी क्या कर सकता है। तो ये छोटे से पॉइंट होते हैं। अगर वैसे तो नहीं आया, आ गया तो लिख भी लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन तुमने इसके ऊपर रट्टा नहीं मारना, इसको अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंडिंग चाहिए तुम्हारी सेक्शन नंबर 137 की। इसी तरह कोरम की तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि ये नंबर यार हमें याद हो गए हैं, ये भी नंबर याद हो गए हैं। बस अंडरस्टैंड कर लेना, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें पूछेगा ना लिस्टेड कंपनी का कोरम, तुम फट से बताओगे। और उसने पूछा भी नहीं कभी। मैनुअल होता तो मेरा तरीका कुछ और होता, फिर मैं तुम्हें बताता कि कोरम को कैसे लिखना है और कैसे पूछा जाता है। लेकिन अब यार मैनुअल रहा नहीं दौर, तो कोरम को एक नजर देखना है, बस अंडरस्टैंड करना है। एक नजर देखने का मतलब ये नहीं कि तुमने बस ऐसे देखना, ये देखना ए ऐसे, अच्छा देख लिया देख लिया देखना यार। एक नजर देखने का मतलब ये है कि इसको समझ लो। समझ लो, समझने में और रट्टा लगाने में फर्क होता है। जैसे मैं आपको बोलूं यार ये सड़क कहाँ को जाती है, आप उस सड़क से चल के आए हैं, आप फिर मुझे अच्छी तरह गाइड करेंगे कि भाई आपकी इस सड़क पे स्पीड 40 से ऊपर ना हो, आप जो है ना स्पीड अपनी नॉर्मल रखें, और ये सड़क खतरनाक है ध्यान से जाइएगा। बस इतना कह के आप जान छुड़वा लेंगे। तो अंडरस्टैंड का मतलब ये होता है कि आपको इस इलाके का पता है। रट्टा लगाने का मतलब ये है उस इलाके के हर घर का पता है तुम्हें। इस इलाके में फलां घर किसका है, तुम्हें वो पता हो, वो होता है रट्टा लगाना। और जहां पे रट्टा लगाते हैं ना, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसको रट्टा लगा लो। अब अंडरस्टैंड ये ना हो, जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ अंडरस्टैंड तो तुम कह अच्छा जी बस देखना ही नहीं यार, देखो और समझो, ताकि इसको ऐसे लो कि कोई तुमसे पूछे तो उसको जवाब दे सको। कोरम नहीं आता तो क्या करेंगे, ये भी सारा अंडरस्टैंड कर लेना, ये अंडरस्टैंड। उसके बाद ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होती है, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होती है, अंडरस्टैंड ही करना है इसको। कंडक्ट ऑफ मीटिंग, मीटिंग कैसे कंडक्ट होती है अंडरस्टैंड करना है, कोई ज़रूरत नहीं रट्टा लगाने की। पोस्टल बैलेट क्या होता है, सीक्रेट बैलेट क्या होता है। उसके बाद ये भी एक बार पढ़ लेना बस। उसके बाद ये भी एक बार पढ़ लेना, यानी कि अंडरस्टैंड, बस पता हो प्रोसीजर है क्या, लेकिन रट्टा नहीं मारना। डिमांड फॉर पोल कौन करेगा, ये 2 नंबर बस जो है ना इनको अच्छी तरह देख लेना कि पोल की डिमांड कौन करेगा। बस पोल की डिमांड कौन करेगा, पोल की डिमांड कौन करेगा ये तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद अगर पोल की डिमांड कर दी
तो ये डिमांड जो है ना, ये पोल कब लिया जाएगा, बस ये पॉइंट और ये पॉइंट, टाइम फॉर टेकिंग पोल, इनके ऊपर ना अपनी मोटी मोटी आंखें खुली रखना, ठीक है। उसके बाद 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 ये वाला साकिब निसार साहब, ये मैनुअल में इसकी बड़ी जान खाई थी आईसीएमए ने। आईसीएमए के पेपर उठा के देख लो, मैनुअल में कभी ना कभी कहीं ना कहीं इसको पूछा गया है, लेकिन 2 पेपर हो गए ऑनलाइन के, उसने इसको पूछा नहीं। तुम इसको कर लो, 136 को ना अच्छी तरह कर लेना। पूछा नहीं उसने अभी तक, हो सकता है पूछ ले, लेकिन मैनुअल में बड़ी जान खाई हुई थी इसकी। बस यार, उसके बाद ये जो है ना, फाइलिंग, फाइल क्या क्या करना है, एक नज़र देखना है कि कौन सी चीज़ें कब फाइल करनी है, एक नज़र देखना है। जब तुम एक नज़र देखोगे ना, मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ अपने पास ना एक रजिस्टर रख लेना, उसके ऊपर ना छोटे छोटे पॉइंट लिख लेना। जैसे फाइलिंग है ना, एक नज़र देखने का मतलब तुम यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लिखो कि शैल बी फाइल्ड विद इन 15 डेज, मुझे पता चल जाएगा मीटिंग का टॉपिक है ना, रेजोल्यूशन शैल बी फाइल्ड 15 डेज, क्लियर। समराइज करो सारी चीजों को, छोटा कर लो, कंप्रेस कर लो, बाकी चीजें सारी फाड़ के फेंक दो, सच में ना फाड़ के फेंक देना। और ये देखो, अगर तुम्हें कोई मसला हो तो फौरन इस नंबर पे कॉल करो। क्लियर हो गया मीटिंग, बस ये था मीटिंग में यार, जो मैंने कह दिया वो तुमने लाजमी करना है, जो मैंने नहीं कहा, अंडरस्टैंड करने का कहा, उसको कंप्रेस कर दो, उसको कंसाइज कर दो, उसको समझो, समझ के उसका बुलेट पॉइंट बना लो। अपने आप को ऐसे सोचो कि जैसे कोई तुमसे गाइडलाइन लेने आया तो उसको क्या गाइड करोगे, ठीक है। तो ये देखो, इतना लंबा टॉपिक था मीटिंग का और बातें कितनी निकली छोटी सी। ठीक है, इसके बाद मैनुअल परमानेंटली फिनिश नहीं यार, मैनुअल का ज़माना आएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि तुम ऑनलाइन पे आ गए हो। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि तुम लोग ऑनलाइन पे आ गए हो, क्योंकि अगर ये मैनुअल होता तो मैंने तुम्हें लिखवा लिखवा के तुम्हारी जान छोड़नी थी। मीटिंग क्लियर हो गया यार, इतना बड़ा टॉपिक हमने कंसाइज कर लिया। अब जाते हैं ऑडिट पे। ऑडिट पे ऑडिट में जो इस बार आया ना, वही आया जिसकी मुझे तमन्ना थी और दिली ख्वाहिश थी जिसकी, ये अपॉइंटमेंट बाय एससीसीपी। ये आई कैप के डेटा बैंक में मौजूद है। आई कैप कह रहा हूँ, आईसीएमएपी। भाई ये क्वेश्चन आईसीएमएपी के डेटा बैंक में मौजूद है, हो सकता है यही क्वेश्चन तुमसे पूछ ले। ठीक है, तो इसको देख लेना। ऑडिट में जो पीछे पीछे वाला है ना, उसमें सिर्फ ये डायग्राम तैयार करना बस। जैसे ये देखो यार, मैंने एक डायग्राम तैयार की हुई है, इसका मतलब मैंने ऑडिट के मोटे ताजे जो सेक्शंस है ना, इतने ज्यादा सेक्शन, उनको कंसाइज किया हुआ है। और जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना, तो मैंने यहीं से, यार ये देखो, ये है, ये है, ये है, तो कितने ज़्यादा सेक्शन मैंने कैप्चर करके अपने पास डायग्राम बना के रख लिए कि कल को कोई मुझसे पूछेगा ना, मैं उसको डायग्राम से याद करवा दूंगा। तो तुमने भी अब मीटिंग को ऐसे डायग्राम बना लो अपने पास, छोटे छोटे पॉइंट बना लो। हाँ, जो चीज़ मैंने कहा है यहाँ से उठा लो, उसको उठाना है हमने, उसको रट्टा मारना है। बाकी पॉइंट्स को हम ऐसे छोड़ देंगे कि कल को अगर हमसे कोई पूछे तो हम उसे जनरल सा ही बताएंगे। हम बड़ा ही यार कोई लॉ मेकर है, हम स्टूडेंट हैं। उसके बाद मैंने कहा जो तुमने चीज़ याद करनी उसको याद करो, बाकी ये सारा अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड कि तुम्हें सारा पता हो कि ये सड़क कैसी है, ये कहाँ से टूटी हुई है, कुछ कितनी स्पीड चाहिए इस सड़क के ऊपर। अच्छा, ये होता है अंडरस्टैंड।
उसके बाद कौन से बंदे ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते, अपनी दिल की ख्वाहिश से ना 4 बंदे याद कर लो। जब मैं स्टूडेंट था ना तो मुझे ये हर दिल अजीज पॉइंट लगता था, बॉडी कॉर्पोरेट। अपनी दिल की मर्जी से कोई 4 बंदे याद कर लो। जब भी तुम्हें अगर उसने पूछ लिया कि यार मुझे जरा बताना कौन कौन सा बंदा ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, एटलीस्ट 7 लिखें। हम 4 लिखेंगे ना, हमारा दिल करेगा इसको मैं 3-4 बातें और सुना के आऊं। तुम 4 बंदे याद कर लेना, अल्लाह ने बरकत इतनी डालनी है कि तुम्हें 7 बंदे भी याद हो जाने। तुमने कहना ठहर जा, मुझे 4 तो आते हैं, ये भी मैंने देखा हुआ है, ये भी देखा हुआ है। तुम उसे 4-5 बातें और सुना के आओगे। तो इसके ऊपर खपना नहीं यार, सिर्फ 4 लोग इसमें से याद कर लेना, बाकी जाने दो, जाने दो सब। सिग्नेचर कौन कर सकता है, अंडरस्टैंड कर लेना। ऑडिटर रिपोर्ट को सिग्नेचर कौन कर सकता है, बाकी सब जाने दो यहाँ से। ऑडिटर के राइट क्या हैं, ऑडिटर की ड्यूटीज़ क्या हैं, ये ऑडिट का सब्जेक्ट है। तो जब तुम जाओगे ना ऑडिट में, ये पॉइंट्स वहाँ पे तुम्हें जान खपाएंगे तुम्हारी। ऑडिटर के राइट्स क्या हैं और इसकी ड्यूटीज़ क्या हैं। ओके, तो देखो ये इसमें से भी हमने क्या लिया, छोटा सा पॉइंट लिया, बाकी सबको यहीं पे फेंक दिया। ओके, ये भी ऑडिट भी हमारा क्लियर हो गया। देखो यार, मैंने तुम्हें अभी तक कोई चीज़ नहीं याद करवाई कि ये तुमने सारी स्लाइड याद करनी है। अच्छा, कभी नहीं ना, हमने कंप्रेस करना है अब अपने काम को। डिविडेंड एक अच्छा टॉपिक है। डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड क्या होता है, इंटरम डिविडेंड क्या होता है, पढ़ लेना है फिर छोड़ देना है इसको। यानी कि ये तो आम अकाउंटिंग के बच्चे को पता होता है ना डिविडेंड क्या है। मैंने कहा पढ़ के छोड़ने का मतलब कि तुम्हें ये रह जाएगा याद कि होता क्या है डिविडेंड। टेंशन नहीं लेनी कि मैंने इसको छोड़ना या क्या करना, बस पढ़ के इसको रख दो। डिविडेंड जो है वो कहाँ से इशू करना है, डिविडेंड जो है वो कहाँ से इशू करना है, इसको अंडरस्टैंड कर लेना बस। एक बार पढ़ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना, छोटे से पॉइंट बना लेना, जान छोड़ देना इसकी। उसके बाद डिविडेंड, इसको भी पढ़ के बस ख़त्म, छोड़ देना। एक नज़र पढ़ लेना। उसके बाद ये लाजमी देख लेना, पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है इसको। अगर तुम्हें कोई मसला होता है तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। इसको सिर्फ पढ़ना है तुमने, एक बार पढ़ लोगे तुम्हें सारी कहानी पता हो जाएगी। पढ़ लेना इसको, ज़्यादा ज़हन का जोर नहीं लगाना। हाँ, ये वाला पॉइंट, ये जो मैंने रंग बिरंगा किया है ना, कोई मर्जी के 4 पॉइंट तुम पे लाजम हैं, मर्जी के 4 पॉइंट। जहां मैं कहता हूं ना मर्जी के 4 पॉइंट, फिर वहां पे मेरी मर्जी होती है। इसका मतलब तुमने इन्हीं पॉइंट में से 4 पॉइंट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना है। ये ना हो मैं तुम्हें कहूं इन्हीं से 4 पॉइंट तुम फिर अपनी मर्जियां चलाओ। तो यहां से कोई से 4 पॉइंट कि कौन से वजूहात हैं जहां पे डिविडेंड को रोक भी ले तो कोई मसला नहीं होगा। फारक होगी स्लाइड, ये बस एक बार पढ़ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना। अंडरस्टैंड का मतलब, बार बार मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड का मतलब जैसे मैंने तुम्हें सोशल एग्जांपल भी दी कि तुम जब एक सड़क पे चलते हो, कोई तुमसे पूछे रास्ता कैसा है, तुम उसको सारा बताते हो कि भाई ये रास्ता ही ख़राब है, मुझे सारा पता है कहाँ कहाँ पे ये रास्ता ख़राब है, कितनी स्पीड होनी चाहिए। अंडरस्टैंड का मतलब ये है। रट्टा लगाने का मतलब भाई मुझे पता है इस सड़क पे कितने दरख्त हैं, मैंने गिने हुए हैं, मैंने उनका फासला भी गिना हुआ है। तो जहां मैं कहता हूँ ना 4 पॉइंट, इसका मतलब तुमने वो दरख्त को नाप लेना है। और जहां मैं कहता हूँ अंडरस्टैंड, बताने के काबिल हो कि हाँ ये सड़क कैसी है।
तो इसको तुम समराइज करोगे, जिसको मैं कहता हूँ ना अंडरस्टैंड, इसको एक नज़र पढ़ के इसको समराइज छोटा सा अपने रजिस्टर में लिखोगे क्या क्या पॉइंट मेन है। उसके बाद डायरेक्टर एक अच्छा कंसेप्ट है। इसमें 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 ये वाली डेफिनेशन जो है ना, ये पड़ी हुई है डाटा बैंक में, ये वाली। लेकिन मसला इस डेफिनेशन का ये है यार कि लॉ ने इस डेफिनेशन को इस बार ना खत्म कर दिया है। जो अमेंडमेंट हुई ना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, उन्होंने ये डेफिनेशन खत्म कर दी है। लेकिन जैसा कि ये आईसीएमए के डाटा बैंक में पड़ा हुआ है, तो तुम इसको क्यों जाने दो, इसको पकड़ो फिर। ये डेफिनेशन ये डाटा बैंक में मौजूद है। उसके बाद उसके बाद सारी चीज़ें जो है, इन एलिजिबिलिटी ये मिलती जुलती है ऑडिटर से। इन एलिजिबिलिटी ऑडिटर से मिलती जुलती है। तो इसमें से भी अगर इसको एक नज़र देखोगे ना, 3-4 पॉइंट तो तुम्हें वैसे ही याद हो जाने हैं। ओके, 3-4 पॉइंट इसके देख लेना। मेरे ख्याल से ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्लाइड। हाँ ये है, मैंने चेंज की थी, कोई मसला नहीं, डेटा तो वही है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसके बाद मिनिमम डायरेक्टर, एक नज़र देखोगे तुम्हें याद हो जाने हैं। वैसे उसने कभी नहीं पूछा, मैनुअल में पूछा हुआ है 2 नंबर का क्वेश्चन, ये भी नहीं पूछेगा तुमसे। एलिजिबिलिटी पहला डायरेक्टर का पता है हमें, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इन एलिजिबिलिटी कौन कौन सा बंदा डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता, मैंने कहा 3 या 4 पॉइंट देख लेना। और अपनी पसंद के, जो तुम्हारे दिल को चंगे लगते हैं ना, वो पॉइंट तुमने उठाने हैं, और वो पॉइंट ऐसे उठाने हैं लिखो तो पता चले। उसके बाद क्या नॉन मेंबर डायरेक्टर बन सकता है, इसको अंडरस्टैंड कर लेना। जैसे मुझे अगर आ गया ना नॉन मेंबर डायरेक्टर बन सकता है, हम कहेंगे हाँ जी। सीईओ सीईओ जो होता है मेंबर नहीं होता कंपनी का बाज़ दफ़ा, लेकिन फिर भी उसको डायरेक्टर ही सोचा जाता है, होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है, 2 मैं लिख लूँगा पॉइंट, तीसरा खुद ही लिखा जाएगा, कुछ भी नहीं लेना। और यहाँ से देखा कितना आसान है यार लॉ। अच्छा, उसके बाद यार तुमने पता क्या याद करना है, उसके बाद तुमने प्रोसीजर फॉर इलेक्शन, तुम्हें पता होना चाहिए इलेक्शन कैसे होता है, तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ रट्टा नहीं मारना तुमने, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ का हिस्सा है, इसलिए इसको पढ़ लेना और इसको अंडरस्टैंड कर लेना, और तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं करना तुमने। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं यार, मुझे सुन रहे हो ना? प्रोसीजर फॉर इलेक्शन जो है ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि होता कैसे है, इसको रट्टा ना मारना, क्योंकि ये उसने कभी नहीं पूछा ऑनलाइन में। हाँ अगर पूछ ले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, और मैंने ये बड़ी डिटेल में बड़े बड़े दिन लगा दिए इसके ऊपर समझाने के ऊपर। हाँ तुम्हें पता होना चाहिए कि इलेक्शन होता कैसे है, क्योंकि ये जो है ना, ये जो है, ये तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा है। मेरी यादें आया करेंगी फिर तुम्हें, कोई मसला नहीं, याद आया करे तो एक नंबर है, इस पे कॉल कर लेना तुम, मैं ही मौजूद होता हूँ वहाँ पे। अच्छा यार, आते हैं वापस, सीरियस होते हैं। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन कैसे कंडक्ट होगा तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद कंसेंट टू एक्ट,
कुछ नहीं कुछ नहीं। उसके बाद पावर टू डिक्लेयर मीटिंग, इसको देख लेना, इसको अंडरस्टैंड करना है तुमने। ठीक है, अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तुम्हारी। फ्रेश इलेक्शन कब होगा, फ्रेश इलेक्शन कब होगा, इसको समराइज लाजमी करना कि कब फ्रेश इलेक्शन होगा। एक तो कंपनी अनलिस्टेड हो, दूसरा कोई मेंबर उसमें रिक्विजिट शेयर होल्डिंग हेल्ड कर ले, जिससे उसे पक्का यकीन हो कि हाँ अब मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के अंदर दोबारा जो है ना इलेक्शन करवाएंगे। उसके बाद टर्म ऑफ ऑफिस, बस एक बार पढ़ लेना, छोड़ देना इसकी भी जान। हैंड रेज कर रहे हैं आप लोग, कोई मसला है? क्वेश्चन अगर कोई हैंड रेज है ना तो आप रिटर्न करें उसको, छोड़ देना इसको भी। टर्म्स ऑफ ऑफिस को भी एक नज़र देखना है बस, छोड़ देना है। प्रोहिबिशन फॉर असाइनमेंट, ये भी एक नज़र देखना, छोड़ देना। रिस्ट्रिक्शन ऑन रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर की तनख्वाह कौन मुकर्रर करता है, एक नज़र देख के अंडरस्टैंड कर लेना और इसको छोड़ देना। डायरेक्टर जो है अपना ऑफिस कब वेकेट करेगा, मैनुअल में तो इसकी बड़ी जान खाई हुई थी, लेकिन ऑनलाइन में अभी तक नहीं ये आया। उम्मीद है पूछेगा। कोई से 2 पॉइंट उठाओ यहाँ से, कोई से 2 पॉइंट उठाओ। 2 पॉइंट जब उठाओगे ना, तीसरा खुद ही तुम्हारा दिल करेगा यार तीजा भी मैं याद कर जा। कोई से 2 पॉइंट उठा लो कि हाँ अगर इसने मुझसे पूछ लिया ना तो ये ठक ठक करके मैं लिख दूंगा। कोई से 2 पॉइंट उठा लेना यहाँ से। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर को कब रिमूव किया जाएगा, इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना। अगर आ गया तो लिख भी देना, क्योंकि इसके ऊपर तो मैंने पूरा एक दिन लगाया है ये छोटा सेक्शन लेकिन लिखा उल्टा हुआ है, तो इसके ऊपर ना मैंने एक दिन लगाया है, तुम्हें आना चाहिए। बोर्ड का कोरम कितना होता है देख लेना, फिर छोड़ देना इसको। उसके बाद रिकॉर्ड्स, लोन टू मेंबर, क्या डायरेक्टर को लोन मिल सकता है, इसको एक नज़र देखना है बस। ठीक है, देखना है इसको, समराइज कर लेना। उसके बाद चलो जी, ख़त्म हो गई डायरेक्टर स्लाइड भी। देखा क्या चीज़ ली यहाँ से हमने, बाकी कुछ नहीं लिया, जहन पे हमारे वज़न भी नहीं आया। बाकी चीज़ों को हमने नोट कर लिया, समराइज कर लिया। क्यों किया यार, अब ये ना कहना तुमने सारी चीज़ें तो उठवा ली ना यार, वो तो हमारी लाइफ का हिस्सा है। वो अगर हमसे कोई पूछेगा भी ना तो हम उसे गाइड कर देंगे कि हाँ यार इस सड़क पे जाना, 40 की स्पीड से जाना, हाँ देखना टायर पंचर ना हो जाए, ये तो हम बात कर देते हैं। आगे जी, ये रिलेटेड पार्टी की यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ही स्लाइड है। किसी का मैसेज आया था कि सर रिलेटेड पार्टी जो है ना वो आपने स्लाइड नहीं भेजी हुई, तो भेजी हुई है मैंने। तो रिलेटेड पार्टी, इसको बस तुमने अंडरस्टैंड करना है, कोई मसला नहीं इसमें। इसके बाद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कौन सी होती हैं, 2-3 देख लेना, तुम्हें वैसे ही याद है ये, सेलिंग ऑफ गुड्स ये वो। उसके बाद जी रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन क्या है, पहली 3 डेफिनेशन देख लेना। ठीक है, रिलेटेड पार्टी में कौन शामिल है, पहली 3 डेफिनेशन देख लेना, बाकी फारिग करो। उसके बाद बाकी एक नज़र पढ़ लेना, समराइज कर देना, ख़त्म। ओके, ये भी ख़त्म हो गया। इसके बाद अब हम आगे चलें। किसका मैसेज आया अभी,
हाँ, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की मैं कर दूंगा सर। और फिर विश टू, अगर दिसंबर में अटैम्प्ट देनी है देखेंगे यार, उसके लिए मुझे कॉल करना, फिर बताता हूँ। सीईओ, सीईओ में तुमने क्या उठाना है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं उठाना है, कभी नहीं पूछा। अब वो नजम वाली बात के साथ वो सुनता हुआ ना, तो उसने यार तुमने ना, सीईओ जो है ना, सीईओ जो है, इसको बस समराइज करना है, पढ़ना है और छोटे से नोट्स बना लेने, छोटे से, छोटी छोटी बातों के, ताकि कोई बड़ी बात पूछे तो हम बस उसको पकड़ लें। फिर पूछा तो पूछा क्यों तुमने? कोड में से, कोड में से, कोड में से, कोड में से ना दो डेफिनेशन तैयार करनी तुमने, मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी की डेफिनेशन, बस। बाकी कोड जो है ना तुमने समराइज करना है, क्योंकि कोड जो है ना, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ये हर लिस्टेड कंपनी पे इम्प्लीमेंट है। यार सारे कोड समराइज करना तुमने। समराइज का मतलब, अब सारे कोड को समरी का मतलब होता है छोटा सा पॉइंट लिखो, ताकि कल को अगर कोई पूछता है उसके ऊपर तुम डिबेट कर सको, उसके ऊपर तुम उसको चार बातें उसको खरी खरी सुना सको, कि रुक जा मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा। ये होता है समरी का मतलब, ठीक है? तो कोड जितना भी है ना, ये देखो जैसे कमेटीज ऑफ बोर्ड मैंने दिखाया था, तो इसको समराइज कर लेना, ऑडिट कमेटी में कौन जाता है, उसके बाद जी कह लो कि ह्यूमन रिसोर्स कमेटी है, उसमें कौन जाता है, ये होता है समराइज। ये सारा तरीकेकार नहीं पढ़ना तुमने, ठीक है? लो जी, ये भी कोड भी खत्म हो गया, खत्म करवा दिया मैंने कोड भी। कुछ भी नहीं हमने पढ़ा अभी तक, कोई ऐसी चीज नहीं उठाई जिससे हमें टेंशन हो कि यार बस ना, हद ही हो गई। ये जो है ना कंपनीज इनकॉर्पोरेशन, इसमें से हर साल जो है वो 5 नंबर का पूछता है रिटर्न में, और इसमें तो मैंने दो एरिया भी स्पेसिफाई कर लिए, जो दो पेपर हुए ना वो पूछ भी लिए कौन कौन सा पेपर आया। तो इसमें से यार ये चीज तो तुमने वैसे ही पढ़ लेनी है, रेजर्वेशन जो है कैसे होती है, कोई नहीं याद करना इसको, एक बार पढ़ लिया, अंडरस्टैंड हो गया, छोड़ दो इसकी जान। कंपनी कोई भी नाम नहीं रखेगी, अनअप्रोप्रिएट, अनडिजायरेबल, डिसेप्टिव, ये तीन की नाम ही याद हो जाए तो काफी है, नहीं पढ़ना है इसको। कंपनी ने अब अगर अपना नाम चेंज करवाना है तो एक बार अगर तुम उसको पढ़ोगे तुम्हें अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। या कंपनी जो है एससीसीपी की अप्रूवल के बगैर ये नाम नहीं रखेगी, एक दो नाम देख लेना इसमें से बस। चेंज ऑफ नेम बाय कंपनी प्रोसीजर पढ़ लेना, कि नेम जो है वो कैसे चेंज होता है। अब इतना लॉ तुमने पढ़ा है, आधे प्रोसीजर तो तुम्हें खुद ही आते हैं। अब मैं तुम्हें कहूँ ना कंपनी ने ये काम करना, तुमने आंखें बंद करके कह देना स्पेशल रेजोल्यूशन करवाए। होता ही हमारे साथ ये है, हमसे कोई दोस्त पूछ लेना यार कंपनी में ये काम करना चाह रही है, हम सारी उसकी बात सुनते ही नहीं, हम पहले कह देते स्पेशल रेजोल्यूशन करवा लो, क्योंकि लॉ पढ़ा हुआ है हमने कि कंपनी खुद तो काम कर नहीं सकती, जो भी काम करवाएगी सबसे पहले क्या आएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर हम दूसरा कहते हैं अप्रूवल ले लो, ठीक है? तो एक बार इसको पढ़ोगे ना तो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग अच्छी आएगी। रजिस्टर ऑफिस क्या होता है एक नज़र देख लेना यार बस। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ नेम, छोड़ दो इसको। नहीं छोड़ो नहीं, हाँ याद आया मुझे, एक पेपर में देखो कितना यार ये तेज है, उसने ये पूछा है कि पब्लिक कंपनी कहाँ कहाँ अपना नेम लिखती है, 5 नंबर का ये पूछा है, ये आईसीएमए में मौजूद है, यकीन कर लो तुम मेरा।
और मैं हैरान हुआ था यार, इसको कुछ नहीं मिला, यही पूछ लिया। और मेरे स्टूडेंट ने कहा हाँ जी उस्ताद जी यही पूछ लिया था। पड़ा हुआ है डाटा बैंक में ये, तो पब्लिक कंपनी अपना नाम कहाँ कहाँ लिखती है। अब पब्लिक कंपनी नहीं, कोई भी कंपनी आ गई तो इसको देख लेना एक नज़र, अच्छी तरह इसको याद करो, इसके डाटा बैंक में पड़ा हुआ है, मौजूद है। क्या पता कल को तुम भी मुझे ये कहो फिर उस्ताद जी वाकई वो आ गया था। यार पेनल्टी लेवल को नहीं याद करना तुमने, मैंने तो पहले भी कह दिया था। पेनल्टी लेवल किसी ने कोई पेनल्टी लेवल याद नहीं करना, वो बस गाइडलाइन है हम सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस वालों को कि ये काम कर लो नहीं तो इतनी सजा है। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें कोई पेनल्टी लेवल याद नहीं करना। अच्छा जी, इसके बाद पब्लिकेशन ऑफ नेम, ये मैंने कहा मौजूद है वहाँ पे। इसके बाद मेमोरेंडम में से प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, ये तो हमें पता होना चाहिए क्या है, क्योंकि मैनुअल पेपर में तो इसकी बड़ी जान खाई है इसने। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है क्या, फिर मेमोरेंडम क्या है ये देख लेना, मेमोरेंडम कैसा होना चाहिए ये देख लेना, ठीक है, अंडरस्टैंड कर लेना। जैसे ये याद, मुझे तो पॉइंट वैसे ही याद हो गए। मेमोरेंडम प्रिंट होना चाहिए, मेमोरेंडम डिवाइड होना चाहिए पैराग्राफ में, मेमोरेंडम साइन होना चाहिए। 5 नंबर का हुआ ना, ये 3 बातें भी लिख दी ना तो तुम्हें 3 नंबर वो वैसे ही स्वाबन दे देगा कि बच्चे ने कुछ लिखा है। अगर 3 बातें तुमने लिख ली ना तो यकीन करो यार, मुझे अपने स्टूडेंट पे यकीन होता है, अगर बच्चा 3 बातें लिख लेता है ना, उसमें कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है, वो 7 बातें अपनी तरफ से सुना के आता है, और वो 7 बातें एग्जैक्ट होती हैं फिर, अगर 3 पहली बातें एग्जैक्ट जाती हैं। तो मैं अपने बच्चे को यही तसल्ली देता हूँ, यार नहीं याद होता ना कर, कम से कम 3 पॉइंट तो तुम लिख के आओगे ना, तो 3 3 एक एक छोटा पॉइंट भी जो है ना हमें पास करवा देता है। इसलिए यार अल्लाह का शुक्र है मेरा बच्चा फेल नहीं होता। अच्छा, मेमोरेंडम ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स देख लेना, मेमोरेंडम में नाम कैसे लिखते हैं बस। बाकी जो मेमोरेंडम में है ना, तुम एक नज़र पढ़ लोगे तुम्हें याद हो जाना है कि मेमोरेंडम में क्या क्या होता है। जैसे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होती है, प्रोविंस का नाम होता है, अंडरटेकिंग होती है, लायबिलिटी क्लास होती है, ये तो वैसे ही। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मेमोरेंडम में नेम कैसे लिखा जाता है, ये बस। बाकी सब कुछ छोड़ दो, बाकी एक बार पढ़ के छोड़ दो, एक बार पढ़ के छोड़ नहीं दो, ये तुम्हारी लाइफ है, ये तुम्हारी प्रैक्टिस में आ गया है, ये लॉ है, तुम्हें अंडरस्टैंड होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर तो भी कोई मसला हो तो इस नंबर पे कॉल कर देना। देखो हर जगह मैंने तुम्हें कहा कि यार तुम्हारा उस्ताद तुम्हारे साथ है, टेंशन नहीं लेनी तुमने, कोई मेमोरेंडम नहीं फिर तुमने देखना, एक नज़र देख लेना मेमोरेंडम जो है कैसे चेंज अल्ट्रेशन होती है उसमें। फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक नज़र देख लेना, फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देख लेना होता कैसा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैसे चेंज होता है, कौन सा फॉर्म लगता है एक नज़र देख लेना, जनरल प्रोविजन रजिस्ट्रेशन, ये आ गया है, ICMAP ने पूछ लिया है ये वाला, और ये इसके डाटा बैंक में मौजूद है। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, मेमोरेंडम और आर्टिकल की रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट मेंबर्स पे क्या आता है भाई, ये डाटा बैंक में मौजूद है, और ये मेरे पास मेरी डायरी में लिखा भी हुआ है कि ये ICMA ने ये पूछा है अगस्त के पेपर में, और बच्चे ने मुझे फ़ौरन बाहर निकल के बताया कि सर इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एंड एसोसिएशन। यानी कि 60 नंबर के MCQs करवाने के बाद उसने क्वेश्चन देखो कौन सा पूछा, 5 नंबर का क्वेश्चन था कि मेमोरेंडम के रजिस्टर होने का इफेक्ट क्या पड़ता है। तो यार ये 5 नंबर लूज़ ना करना, अल्लाह करे तुम्हें भी आ जाए, एग्जैक्ट लिख के आना।
पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस कब स्टार्ट करेगी? कोई से 2 पॉइंट पक्के याद करने हैं, बल्कि पहला दूसरा पॉइंट पक्का याद करना है बस। पब्लिक कंपनी कब बिजनेस स्टार्ट करेगी, वो तुम्हें ना ये क्वेश्चन देगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का होपफुली। पहला दूसरा पॉइंट तुमने बस याद करना है, अगले पॉइंट खुद ही तुम्हें आ जाने, अगले पॉइंट की टेंशन ना लेना। पहला दूसरा पॉइंट कि जो शेयर्स थे जिनके इंगेज पैसा लेना था वो पैसा मिल गया, डायरेक्टर ने कंपनी को पैसा दे दिया, बस। दूसरे पॉइंट जहां मैं कहता हूँ मेरा बच्चा 2 पॉइंट लिखता है ना, 4 बातें खरी खरी सुना के आता है फिर एग्जामिनर को। तो सिर्फ 2 पॉइंट तुम याद कर लेना, अगले पॉइंट की मुझे तसल्ली है कि तुम कुछ ना कुछ लिखोगे। फोकस हो तुम्हारा पहले 2 पॉइंट्स की तरफ, अगले पॉइंट की मुझे टेंशन नहीं, मुझे तुम पे यकीन है, कुछ सुना के आओगे उसे। बस जी, अब इसमें से क्या चीजें लेनी है मैंने तुम्हें बता दिया, बाकी सब कुछ छोड़ दो। इनकॉर्पोरेशन हमारी हो गई। वाइंडिंग अप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हर एग्जाम में, चाहे वो मैनुअल है और चाहे ये ऑनलाइन पे गया है, वाइंडिंग अप में से इसने पूछा है। और इसके डाटा बैंक में क्या मौजूद है वाइंडिंग अप का, वो मैं 2 बार देख चुका हूं। इसलिए वाइंडिंग अप को ना बड़ी अच्छी तरह समराइज करना। कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें कोर्ट कंपनी को वाइंड अप कर सकता है, जो दिल को अच्छे लगते हैं ना, जो दिल को अच्छे लगते हैं, वो 4 पॉइंट। मुझे नहीं पता कि वो लंबे पॉइंट है, मुझे नहीं पता वो छोटे पॉइंट है, जो तुम्हें सोखे सोखे लगते हैं ना उठा लो, लेकिन उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। ये ना हो कि तुम 4 पॉइंट भी लिखो तो ऐसे लिखो कि तुम कहो कि यार 4 कहे थे, मुझे वो 4 भी नहीं याद। ये बात ना हो, कुछ भी नहीं और करना, सिर्फ 4 पॉइंट ऊपर से, सिर्फ 4 पॉइंट। कंपनी कब सोचा जाता है कि अपना कर्जा नहीं दे पाती? समराइज कर लेना इसको, लाजमी नहीं कि यही वर्डिंग लिखनी है, समराइज करना, छोटा करना, छोड़ देना, फिर सारी चीजें छोड़ दो फिर। वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन कौन कौन दे सकता है, बस एक नज़र पढ़ लेना। कमीशन जो है कब किसी पर्सन को ऑथराइज करेगा कि कंपनी की वाइंडिंग अप करवाओ, एक नज़र पढ़ लेना बस, कभी नहीं आया। राइट टू प्रेजेंट वाइंडिंग अप, ये भी बस एक नज़र पढ़ लेना। लेकिन मैंने कहा यार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, ये एग्ज़ाम में आना ही आना है, इसके बगैर कभी भी आईसीएमए का या मैनुअल हो जाए या ऑनलाइन हो जाए, इसके बगैर कभी पेपर नहीं आया यार। तुम एक चीज़ ही क्यों ना नोट करो, जब भी पेपर का तैयार करना है ना, जब भी पेपर तुमने तैयार करना है, सबसे पहले तुमने वाइंडिंग अप तैयार करनी है, फिर कोई और हिस्सा तैयार करना है। वाइंडिंग अप सबसे पहले तुमने वाइंडिंग अप का लेक्चर तैयार करना है, फिर कोई और लेक्चर तैयार करना। पहला मेन टारगेट वाइंडिंग अप है, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना। जो मैंने पिछले क्वेश्चन बताया ना, हो सकता है वो दे ही ना, ये कभी नहीं हो सकता कि ये वाइंडिंग अप का ना दे। वाइंडिंग अप तुम्हें आना ही आना, लिख लो अपने पास पक्का। उसके बाद ये एक नज़र पढ़ लेना। उसके बाद लाइबिलिटीज़, उसको समराइज करो, ये उसने पूछा है, डेटा बैंक में मौजूद है, और मुझे स्टूडेंट ने बताया है कि सर लाइबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूटरी में उसने पूछा है। और उसने ये नहीं मुझे बताया सर मुझे क्या पूछा है, लेकिन उसने बताया सर ये पूछा है, क्योंकि पेपर देने के बाद स्टूडेंट बेचारे को अपनी होश नहीं होती। जितनी बातें पूछ सकता हूँ ना, वो फिर मैं पूछ लेता हूँ उससे। उसने बताया कि सर इसमें से आया है।
लाइबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूटरीज में से उसने आया है, पूछा है। उसके बाद ऐसा डायरेक्टर जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, अंडरस्टैंड कर लेना, अंडरस्टैंड कर लेना। उसके बाद जी सॉल्वेंसी अंडरस्टैंड कर लेना, कंट्रीब्यूटर्स इनके अंडरस्टैंड कर लेना। अंडरस्टैंड का मतलब समराइज, छोटा सा पॉइंट लिख लेना ताकि कोई पूछे तो उसके ऊपर डिबेट कर सको, तुम उसको अगले बंदे को चार बातें खरी खरी सुना सको। इसके बाद ये कौन सी स्लाइड है, हाँ एक और क्वेश्चन जो इस बार पूछा है और डाटा बैंक में मौजूद है। पावर ऑफ कोर्ट कहाँ गया, पावर ऑफ कोर्ट, पावर ऑफ कोर्ट है वाइंडिंग अप, हाँ ये देखो ये डाटा बैंक में मौजूद है, ये पावर ऑफ कोर्ट डाटा बैंक में भाई जी ये मौजूद है कि कोर्ट के पास जब एक वाइंडिंग अप की पिटीशन जाती है तो कोर्ट क्या कर सकता है उसके साथ। ठीक है, मेरे पास में ये वो ये तुम्हें आना चाहिए। उसके बाद ये जो भी है इसको समराइज करो तुम। उसके बाद ये जो है ऑफिशियल लिक्विडेटर, सारा समराइज, कुछ भी नहीं रट्टा मारना यहाँ से, तुमने समराइज करना है, समझना है इसको। रिमूव हो सकता है तो क्यों रिमूव हो सकता है मुझे पता है, तुम्हें भी पता है। मिसकंडक्ट किया, फ्रॉड किया, ठीक है, तो ऐसे पॉइंट तो हम लिख लेते हैं यार, कोई मसला नहीं होता है इनमें। उसके बाद अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड। और ये जो स्टेटमेंट बनाता है, स्टेटमेंट के कोई से 3 पॉइंट देख लेना कि जब एक ऑफिशियल लिक्विडेटर स्टेटमेंट बताता है तो कौन सी चीज़ें लिखता है, कोई से 3 पॉइंट। ये 3 पॉइंट ऐसे है तुम्हें वैसे ही देख के याद रह जाएंगे कि नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी के अफेयर्स, ये वो चीज़ें। हो गया, ये भी छोड़ दो इसको। एसएमसी रूल्स वैसे ही नहीं है हमारे पास। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट आया ही नहीं इसमें से क्वेश्चन, दो अटेम्प्ट हो गए इसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहा। अटेम्प्ट को तो छोड़ो, मैनुअल में नहीं कभी उसने पूछा। लेकिन फिर भी जो है ना, तुम इसको समराइज कर लेना, अच्छे कंसेप्ट हैं। समराइज का मतलब कि अच्छी तरह पढ़ के फिर फारग करवा देना इसको। जैसे ये लिखा हुआ है कि शेयर एप्लीकेशन कितने दिनों में इशू करनी है, ये ऐसी चीज़ें। शेयर कैपिटल, दो अटैम्प्ट हो गए, ये इसमें से भी नहीं आया। ये जो है ना आपका शेयर कैपिटल वगैरह, 2 अटैम्प्ट गुजर चुकी है, इसमें से पेपर नहीं आया, ऑनलाइन का पेपर नहीं आया। इसलिए तुम जो है ना इसको समराइज कर लेना बस। इसके ऊपर जो है ना ज़हन ना लगाना। फिर जो रेगुलेशन है ना, रेगुलेशन मैंने कहा था इसकी डेफिनेशंस में से आता है, क्योंकि पब्लिक प्रोक्योरमेंट की डेफिनेशन में से पेपर आ चुका है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सिक्योरिटीज एक्ट की डेफिनेशन में से पेपर आ चुका है, यानी कि ये जो ऑनलाइन पेपर की बात सुना रहा हूँ उसकी डेफिनेशन में से पेपर आ चुका है। तो फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल में मैंने तुम्हें कहा था यार कि कोई टेंशन नहीं लेनी, अगर ये रेगुलेशन आ गई है तुमने बस इसको अंडरस्टैंड कर लिया काफ़ी है। डेफिनेशन जो है ना इनको अच्छी तरह देख लेना। उसके बाद
एक एक दो दो कंडीशन देख लेना बस, जेन पे जोर ना डालना इसके ऊपर, क्योंकि दुनिया में एक यही मौजूद नहीं है, दुनिया में बहुत कुछ मौजूद है। एक एक दो दो रेगुलेशन बस देख लेना। ये जो है ना 4 पॉइंट, बस ये याद करना, क्योंकि ये 4 पॉइंट बार बार रिपीट हो रहे हैं कि अगर बोनस शेयर इशू करने हैं, फ्री रिजर्व नहीं है, ये 4 पॉइंट जो है ना बार बार इशू हो रहे हैं। और ये बड़े सूखे पॉइंट हैं यार। डायरेक्टर जो है अंडरटेकिंग दे, डायरेक्टर अंडर राइटर अरेंज करे, तो ये जो है ना बड़ा सूखा पॉइंट है। उसके बाद उसके बाद छोड़ दो इसको, रेगुलेशन को, कोई मसला नहीं। देखा यार, कोई चीज नहीं ऐसी है जो तुम्हें ना आती हो, बिल्कुल जो है ना हमने कंसाइज कर दिया सारी चीजों को। कितना एरिया उठाया हमने, कितना एरिया हमने छोड़ दिया। पावर टू परचेज इज शेयर, बस पढ़ना मजे की चीज है, ठीक है, अच्छा कंसेप्ट है, पढ़ना, समराइज करना छोड़ देना। इसकी जो रेगुलेशन है, इसकी जो डेफिनेशन है ना, मैंने कहा यार डेफिनेशन, जैसे ये पब्लिक अनाउंसमेंट तुमसे लिखवा सकता है क्या होती है, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है ना इनकी लाजमी देख लेना। एलिजिबिलिटी, ये तो एक्ट ही बड़ा मजे का है, ये तुम थोड़ा सा पढ़ोगे तुम्हें वैसे ही पता होगा। तो एक एक दो दो पॉइंट, पहले चलो तीन तीन पॉइंट कर लो, क्योंकि ये बड़े ही आसान पॉइंट है कि जब एक लिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स परचेज करती है तो क्या तरीका है, बस कुछ भी नहीं करना और तुमने। रिडक्शन आ गई, रिडक्शन उसने कभी नहीं पूछी, कभी भी नहीं पूछी, ना मैनुअल में पूछी और ना ऑनलाइन में पूछी। लेकिन हमें पता होना चाहिए, हमने सड़क पे जाना भी नहीं तो कोई जाने लगा है उसको बताएंगे ना, हमें पता होना चाहिए, हम थोड़ा सा पढ़ के इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। हाँ जी ले, देखा कितना याद, अभी तक मैंने तो तुम्हें इतना ज्यादा पढ़ाया लेकिन उसमें से तुमने लेना क्या है, देखा कुछ भी नहीं लेना उसमें से तुमने। जो लेना है मैं तुम्हें बता गया कि भाई बस ये एरियाज हैं, इनको याद करो अच्छी तरह। तो इनके अलावा पता क्या, कंपनी एक्ट इतना ज्यादा है ना, अगर उसके पीछे तुम भागोगे ना तो भागते भागते थक जाओगे। जो बच्चा कहता है जी मैं बहुत चालाक हूँ, मैं बहुत लायक हूँ, वो करे याद, मैंने तो शुरू से हर एक चीज पढ़ाई है, ठीक है। तो लेकिन ये मेरा प्रोफेशनल एनालिसिस है यार, कि जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है ना, तब से मुझे लग पता गया है कि कौन सी चीज़ कहाँ से ये पूछता है। तो आप लोग ना इन चीज़ों को, जो चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं और बताया कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ तुमने पिक करनी है, इसके ऊपर फोकस रखना। बाकी का रह गया ना, मैंने तुमसे वादा किया था, जब ये मैंने तुम्हें पढ़ाना शुरू किया ना, मैंने तुमसे वादा किया था, मैंने वादा किया था यार मैं 70-30% पे अप्रोच पे यकीन रखने वाला हूँ, कि 30% ऐसा हो कि 70% जो है वो खुद ही क्लियर हो जाता है। तो इंशाल्लाह सब कुछ अब कंट्रोल में होगा। बाकी का जो रह गया ना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ये थोड़े दिन रह गए, हम निकल जाएंगे इसमें से, कंपनीज एक्ट में से। मैंने आपको दिखाया था कि ये रह गया कंपनी एक्ट में, मॉर्गेज रह गया, चार्ज रह गया, रजिस्टर रह गया। देखो यार मैंने तो ये पढ़ाने हैं तुम्हें लाजमी, और तुम्हें इनके कंसेप्ट भी होने चाहिए, ठीक है। तो मेन टॉपिक जो है ना हमारा, इसके बाद हॉट टॉपिक होगा वो वाला एनबीएफसीज का। एनबीएफसी कंपनी का तो शायद तुमने कहीं कहीं नाम सुना होगा, एनबीएफसी को अब उठा के पढ़ोगे ना तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ आनी जब तक तुम्हारा उस्ताद तुम्हें गाइड नहीं करेगा। क्योंकि एनबीएफसी जो है ना, वो मैंने बड़ी अच्छी तरह उसको डिज़ाइन किया हुआ है।
और जब पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह समझ आएगी तुम्हें, बहुत अच्छी समझ आएगी। तो ये देखो कंपनीज एक्ट में अब थोड़ा सा हिस्सा रह गया हमारा, वो करने के बाद डायरेक्ट मेरा टारगेट होगा एनबीएफसी और अदर जो रह जाएंगे उनमें। तो आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है, शेयर करें काइंडली। मैं बोल बोल के थक गया हूँ आज। सर मैनुअल परमानेंटली फिनिश फॉर ML2। देखो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अल्लाह का तुम शुक्र अदा करो कि तुम्हारा ऑनलाइन पेपर है। मैं तो बच्चों को यही कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा कर लो तुम्हारा ऑनलाइन पेपर है, नहीं तो मैनुअल देख लो कितनी लेंथ में पेपर आता है। ये ICMA को तुम दवाएं दो कि मैनुअल पेपर उसने खत्म करके तुमको अभी ऑनलाइन पे रखा है, तो इसलिए पेपर दो, पास करो इसे। क्योंकि मैनुअल पेपर तो बहुत लेंथ में आता है और उस पे लिखना होता है फिर। सर्टिफिकेट लेने का कोई आसान तरीका, मसलन सर्टिफिकेट कौन सा लेना है तुमने? नेक्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर में है या फेब में है? देखिए दिसंबर में भी होगी और इंशाल्लाह फेब में भी होगी। उसके बारे में एजुकेशन डिपार्टमेंट या अपने रेलेवेंट कैंपस से लाजमी रब्ता करें। अगर दिसंबर में हो रही है तो जिनकी अच्छी तैयारी हो गई है तो वो लाजमी दिसंबर में जाएं। लेकिन अभी तो मैंने NBFC नहीं ना पढ़ाया, और अभी ना तो मैंने वो पढ़ाया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, और काफ़ी कुछ पढ़ा है यार। लेकिन घबराओ नहीं, उनमें से भी हम थोड़ी चीज़ें उठाएंगे, ज़्यादा चीज़ें फेंक के चले जाएंगे। कौन से टॉपिक करवाए हैं? मैंने तो बहुत से टॉपिक करवाए हैं कंपनी प्रोजेक्ट के, ये मैंने लिखा हुआ है सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो यार, हो जाएगा क्लियर। मेरे इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, बड़े खुश होते हैं। तुम टेंशन ना लो, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होता है। यार तुमने पता नहीं कहाँ से ये बातें सुनी हुई हैं कि ये सब्जेक्ट नहीं क्लियर होता। अकाउंटिंग से पहले मेरा सब्जेक्ट क्लियर होता है, और अल्लाह का शुक्र है, ये मैं लिख के देता हूँ तुम्हें। अकाउंटिंग से पहले तुम मेरा सब्जेक्ट क्लियर कर जाओगे और पहली अटेम्प्ट में क्लियर करोगे अगर तुमने मेरे सारे लेक्चर सुन लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर क्या पता वो अब EOGM सीरियस ना यार, ये पता क्या कायनात, मैं एक बात ही कहता हूँ कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन पैसा लगाती है ना तो सोच समझ के लगाती है। वो फिर पैसा लगाती है कि मैंने ना ये बच्चों को बार बार तो नहीं ना उसने पैसा लगाना पेपर बनाने पे, ऑनलाइन पेपर बनवाना, और ये काफ़ी पैसा लगता है इसके ऊपर। तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि यार जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन पैसा लगाती है ना, सोच के लगाती है। उसने पैसा लगा लिया, अब 6 साल 5 साल जो है ना ऐसा ही चलेगा। सर पास्ट में नहीं हो रहा था आपके होने से। यार इंशाल्लाह हो जाएगा उबैद, कोई मसला नहीं है इसका, तुम्हें बस गाइडलाइन नहीं मिली। जो बार बार फेल होने वाले बच्चे हैं ना, उनको मैं यही बात बताता हूँ, एक एग्जांपल समझाता हूँ। यार पहाड़ है ना, हम जवान बंदे हैं, हम पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते हैं। हम जवान, हम में ताकत भी है, कोई कमी नहीं है। हाँ जब तक कोई ऐसा बंदा ना हमें मिल जाए कि उबैद तुमने इस साइड से चढ़ना है तो इतनी जल्दी चढ़ जाओगे और गिरोगे भी नहीं, तब तक हम पहाड़ नहीं चढ़ सकते। नहीं तो पहाड़ थोड़ा सा चढ़ेंगे, थकेंगे, गिरेंगे और मरेंगे भी। तो तुम यार टेंशन ना लो, पहले तो ये खौफ निकाल दो अपने दिल में से कि 3 दफा फेल हुआ हूँ या 4 दफा। सर मेरा भाई 3 दफा फेल हो गया है आई कैप के पेपर में, उसका मुझसे रब्ता करवाओ। फिर उससे मैं ना मोटे पैसे लूंगा। मैं मोटे पैसे इसलिए कहता हूँ, मोटे पैसे लूंगा मैं उससे, पेपर पास करवा दूंगा उसका। चलिए प्रोस्पेक्टस वाली भी नहीं, तुम्हारा भाई फेल हुआ है ना यार, अल्लाह का शुक्र है तुम्हें उससे ज्यादा लॉ आता है ये वाला, तुम उसे खुद पढ़ा सकते हो। क्योंकि यार CA वालों के खुद के कंसेप्ट नहीं क्लियर हैं।
मेरे कई दोस्त हैं, कई प्रोफेशनल कोलीग्स हैं, सीए क्वालिफाइड हैं, वो गाइडलाइन पर ले रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों ने पेपर पास कर लिया बस रट्टा मार के। कभी किसी ने नहीं समझा कि क्या हो रहा है। वो तो अल्लाह की मर्जी है यार। अच्छा सर, वो तो बॉस कोचिंग वाले बच्चे हैं, मैं तो उनके काम कर समझता। ये क्या बोला है सलमान सर? वो तो बस कोचिंग वाले बच्चे हैं, मैं तो यार किसी को कम कर नहीं समझते। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अगर हमें कोई चीज़ आ गई है। स्लाइड पूरी नहीं हुई। मैं आज इंशाल्लाह यार, पता क्या, मेरी लाइफ अब इतनी बिजी हो चुकी है ना कि मैं कंटिन्यूस सुबह से पढ़ा रहा हूँ, और अभी भी मैंने 2 घंटे इसके बाद फिर पढ़ाना है। और मेरा हाल तो, मैं अगर मैं कैमरा ऑन करूँ ना तो तुम्हें कहना है कि ये हमारा उस्ताद है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अच्छी शक्ल है, अल्लाह का शुक्र है। गोल्ड मेडल लेने का भी मेथड बता दे। गोल्ड मेडल लेना है ना तो अच्छी तरह सारी चीज़ें सुनो, वो जो चीज़ें मैंने कही है ना, इनको अच्छी तरह फॉलो करो, इनको पक्का याद करो, फिर इनके अलावा भी मेहनत करो, ठीक है? फिर गोल्ड मेडल भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं। कमर्शियल लॉ में इस बार मेरे एक स्टूडेंट को मेरिट सर्टिफिकेट मिला है, तो गोल्ड मेडल भी कोई बड़ी बात नहीं होती, इंसान ही लेते हैं। सर बी ओ आर जो गूगल ड्राइव में है उनमें रिलेटेड पार्टी मिसिंग है। चलो बी ओ डी मैं तुम्हें रिलेटेड पार्टी वाला ना सेंड कर देता हूँ। होपफुली यार, आज एक बहुत अच्छा सेशन था हमारा। आज हमारा दिल का बोझ कम हो गया कि ये जो उस्ताद हमें डेली इतनी ज़्यादा परवीन्स पढ़ा जाता है, क्या हमने यही पढ़नी है? और हमारे दिल में से ये खौफ निकल गया कि जो लोग हमें बताते हैं ना ये पास नहीं होता, यार बिल्कुल पास होता है, इंशाल्लाह हम हो के दिखाएंगे। तो बिल्कुल ये अच्छी तरह पास होगा। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और बाकी के इंशाल्लाह जो लेक्चर है, जब मैं उनको कंक्लूड कर दूंगा ना, अच्छी तरह तुम्हें समझा दूंगा, फिर मैं उनको कंप्रेस कर पाऊंगा। जैसे मैंने ये सारा एरिया तुम्हें पढ़ाया था, समझाया था, और फिर मैंने कंप्रेस कर दिया इसको कि यार अब जो है ना विन आर ए आर हम लगा सकते हैं। हम अपना जो 100 GB का डाटा है ना, उसको हम अपना 3 GB का डाटा बना सकते हैं। तो अगला पोर्शन इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, तो उसको भी हम फिर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एनालिसिस उसको कंप्रेस कर जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।